दोस्तों, आज की कहानी चेरी जो बेट्स इस नाम की लड़की की है। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। चेरी जो बेट्स एक बहुत ही होशियार लड़की थी। उसका जन्म 4 फरवरी 1948 को ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। 1957 में चेरी अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हुई थी। वहाँ वो रमोना हाई स्कूल में पढ़ती थी और साथ ही वो एक चीयर लीडर के तौर पर काम किया करती थी। लोगों का कहना था कि चेरी एक होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। इन सब के अलावा पढ़ाई खत्म करने के बाद चेरी एक फ्लाइट अटेंडेंट यानी एयर होस्टेस बनना चाहती थी। अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद चेरी ने रिवर साइड कॉलेज में एडमिशन ले लिया और साथ ही रिवर साइड नेशनल बैंक में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। 1965 में अपने माता पिता का तलाक होने के बाद वो अपने पिता के साथ रहने लगी। 20 अक्टूबर 1966 की सुबह चेरी और उसके पिता ने साथ में चर्च की एक सभा अटेंड की और फिर दोनों ने साथ में ही पास ही के एक लोकल रेस्टोरेंट में नाश्ता किया। दोपहर के वक्त चेरी ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर अपने एक रिसर्च पेपर पे काम करने का फैसला किया। चेरी ने अपने दोस्त स्टेफनी को एक बार 3 बजे और दूसरी बार 3:45 पर फोन किया और उससे पूछा क्या वो उसके साथ बाहर जाना पसंद करेगी। लेकिन स्टेफनी ने दोनों बार चेरी के साथ जाने से मना कर दिया। चेरी को अंदाजन 4:30 से 5 बजे के करीब लाइब्रेरी में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक चेरी करीब 6 बजे अपनी हरे रंग की वॉक्सवैगन वीटल कार में घर से लाइब्रेरी जाने के लिए निकली। उस वक्त एक ब्रॉन्ज कलर की 1965 या शायद 1966 मॉडल की एक कार ठीक उसके पीछे चल रही थी। चेरी लाइब्रेरी पहुंच गई और करीब 9 बजे तक पढ़ती रही। कहा जाता है कि 9 बजे के करीब 19 से 20 साल के एक लड़के को चेरी की गाड़ी के इर्द गिर्द घूमते हुए और गाड़ी को घूरते हुए देखा गया था। यह लड़का करीब 6 फुट लंबा और काले रंग के कपड़े पहने हुए था। चेरी के पिता ने रात भर उसके घर वापस आने का इंतजार किया। उन्होंने उसके दोस्त स्टेफनी से भी पूछा, लेकिन तब पता चला कि चेरी उसके साथ नहीं थी। सुबह के करीब 6 बजे चेरी के पिता ने पुलिस में अपनी बेटी चेरी की लापता हो जाने की कंप्लेंट दर्ज की। उसके ठीक 1 घंटे बाद कॉलेज के ग्राउंड में ग्राउंड कीपर को एक 18 साल की लड़की की लाश मिली। चेरी की लाश मुंह के बल थी और 2 खाली पड़े मकानों के बीच से गुजरते रास्ते पर पार्किंग के पास पड़ी मिली। चेरी के शरीर पर वही कपड़े थे जो उसने रात को पहने हुए थे। उसके अलावा उसके शरीर पर कोई भी शारीरिक शोषण या लूटपाट के कोई निशान नहीं थे। उसके कपड़े बिल्कुल साफ और जैसे के तैसे थे। चेरी के सीने और बाएं कंधे पर चाकू घोंपने के और चेहरे और गर्दन पर काटे जाने के निशान थे। पुलिस की जांच में लाश से करीब 10 फुट दूरी पर टाइमेक्स कंपनी की एक घड़ी पड़ी हुई मिली। साथ ही पुलिस को वहां से जूतों के निशान भी मिले। वो खास लिवनबर्ग के कैदियों द्वारा बनाए जाने वाले जूतों के निशान थे और ये जूते सिर्फ मिलिट्री आउटलेट्स पर बेचे जाते थे। शुरुआती जांच के मुताबिक चेरी ने हमलावर का विरोध किया होगा और उसी खींचातानी में उसने हमलावर के चेहरे, हाथ और सर पे नोचा था।
जिस वजह से हमलावर की घड़ी वहीं पर गिर गई होगी। चेरी की लाश की जांच के दौरान उसके हाथ के नाखून के अंदर से हमलावर की चमड़ी और भूरे रंग के बालों के अंश पुलिस के हाथ लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने चेरी के सर में कई बार लात मारी थी और उसके सीने पे घाव किया था, जो कि 1.5 इंच चौड़े और 3.5 इंच लंबे हथियार से किए गए थे। कातिल ने बड़ी बेदर्दी से चेरी के गालों और हाथों पर वार किए थे। साथ ही 3 बार उसके गले पर वार किया गया था, जिससे उसके सांस की नली टूट चुकी थी। कातिल ने बड़ी बेरहमी और क्रूरता के साथ 18 साल की निहत्थी लड़की की जान ले ली थी। चेरी की कार की जांच के दौरान पुलिस ने ये पाया कि कार के इग्निशन के तारों को जानबूझकर खींचा गया था, जिस वजह से गाड़ी चालू न हो सके। चाबी इग्निशन स्विच में ही लगे थे। दोनों तरफ के कांच आधे नीचे किए हुए थे और लाइब्रेरी से ली गई 3 किताबें, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के बारे में थी, वो फ्रंट सीट पर पड़ी हुई थी। साथ ही गाड़ी पर गंदे और चिपचिपे हथेलियों के और उंगलियों के निशान भी थे। जांच पड़ताल से गुमनाम गवाहों के अलावा ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों का पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। लोगों ने प्रशासन से ऐसे खतरनाक अपराधी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किए जाने की गुहार लगाई। 24 घंटों के अंदर पुलिस ने करीबन 75 लोगों से इस मामले की पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर लोग उसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे और बाकी पास ही के एक एयरफोर्स बेस के सदस्य थे। 6 नवंबर तक सभी पूछताछ किए गए लोगों में से 2 छात्रों को ट्रेस किया गया, जो कि मर्डर के वक्त कॉलेज में ही थे। उसके साथ ही दूसरे और 2 गवाह सामने आए, जिन्होंने पुलिस को मर्डर की रात आती चीख पुकारों के बारे में बताया, जो ठीक उसी तरफ से आ रही थी जहां से चेरी की लाश मिली थी। इस जानकारी जांच करने आए अफसर और विशेषज्ञ की मदद से पुलिस ने ये पता लगाया कि चेरी की मौत रात करीबन 10:15 बजे हुई थी। पुलिस ने इस पूरी घटना का नाटकीय रूपांतर करके ये जानने की कोशिश की कि कहीं कोई नया सबूत, कोई गवाह या कोई अहम कड़ी उनके हाथ लगे। 62 छात्र और 2 लाइब्रेरियन और एक कस्टोडियन पुलिस मदद के लिए मौजूद थे। सभी लोगों को वही कपड़े पहनकर आने को कहा गया था, जो कपड़े उन्होंने मर्डर की रात पहने थे। उन्हें वही बैठने को, वही काम करने को कहा गया था जो वो मर्डर की रात कर रहे थे। लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां ठीक उसी जगह पार्क करने को कहा गया जहां पहले वो खड़ी की गई थी। ये सब करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस ने मौजूदा सबूतों और गवाहों के बयान के मुताबिक ये अनुमान लगाया कि चेरी की वॉक्सवैगन कार को जानबूझकर खराब किया गया था और फिर चेरी की मदद करने के बहाने कातिल उसके करीब गया होगा। फिर उसने उस पार्किंग की कम रोशनी और झाड़ियों के आड़ में चेरी पर हमला कर दिया और जोर जबरदस्ती से खींचकर उसे कत्ल की जगह पर ले गया होगा। मर्डर के करीब 1 महीने बाद तो बिल्कुल ही एक जैसे टाइप के हुए लेटर 2 अलग अलग जगहों पर पहुंचे, जिसमें एक लेटर रिवर साइड पुलिस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में और दूसरा लेटर
एक लोकल अखबार एडिटर के ऑफिस में जा पहुंचा। उस लेटर में लेटर लिखने वाले ने डिटेल में बताया था कि कैसे उसने पहले चेरी की गाड़ी को खराब किया और फिर चेरी को गाड़ी चालू करते देख उसने उसकी मदद करने के लिए पूछा। उसने चेरी से कहा कि उसकी गाड़ी थोड़ी ही दूर गली के एक मोड़ पर पार्क की गई है। जब दोनों ने उस दूसरी गाड़ी के तरफ चलना शुरू किया तो थोड़ा दूर चलते ही कातिल ने उससे कहा, अब वक्त हो गया है। जिस पर चेरी ने उसे कहा कि वक्त, किस बात का वक्त? जिस पर कातिल ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी मौत का। और ये कहते ही कातिल ने अपना एक हाथ चेरी के मुंह पर रख दिया और उसका मुंह बंद कर दिया और उसके अगले ही पल अपने दूसरे हाथ के चाकू से उसका गला काट दिया। उसके बाद वो उसे उस शांत और अंधेरे रास्ते पर ले गया जहां उसने बड़ी ही क्रूरता से और बेरहमी से चेरी को पीटा। बहुत देर तक पीटने के बाद उसने उसका गला रेत दिया और सीने में चाकू से कई बार किए। लेटर में वो सब बारीक जानकारी भी मौजूद थी जो पुलिस ने बाहर कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, जिससे ये पता लग रहा था कि ये लेटर सच में खुद कातिल के द्वारा भेजा गया था। हालांकि जब बाद में उस लेटर पर मिले डीएनए को चेरी के नाखून में मिले चमड़ी के डीएनए से मिलाया गया तो वो मैच नहीं हुआ। 30 अप्रैल 1967 प्रेस इंटरप्राइजेज ने एक खबर छापी जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि चेरी के पिता और पुलिस दोनों को एक जैसे हाथ से लिखे लेटर मिले हैं और जिसमें लिखा था कि बेट्स को मरना ही था और आगे और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये दोनों लेटर गढ़े हुए यानी नकली थे। कई लोगों ने चेरी के मर्डर को कुख्यात जोडियाक किलर से जोड़ा गया और शायद ये उसकी पहली हत्या थी। ये हत्या 1969 में हुई एक जोड़े की हत्या से मेल खा रही थी जो यकीनन तौर पर जोडियाक किलर ने की थी। बाद में ये साबित हुआ कि हाल ही में हो रही छात्राओं की हत्या में जोडियाक किलर का ही हाथ था। चेरी की हत्या के करीब 6 महीने बाद लाइब्रेरी में एक टेबल मिली जिस पर मौत और हत्या के संबंधित कविता और चित्र को खरोचा गया था, जिसमें लड़कियों पर चाकू जैसे धारदार हथियार से हमले की बात की थी। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के मुताबिक टेबल पर लिखी हैंडराइटिंग और जोडियाक किलर ने भेजे लेटर की हैंडराइटिंग यकीनन एक ही इंसान की थी। साथ ही जो लेटर चेरी के पिता को मिला था उसमें भी यही हैंडराइटिंग थी। उसके बाद 1971 में एलए टाइम्स को भेजे गए एक लेटर में जोडियाक किलर ने चेरी बेट्स के कत्ल की जिम्मेदारी ली। किसी ठोस सबूत और गवाहों के न होने की वजह से किसी को भी चेरी बेट्स के कत्ल के लिए सजा नहीं हुई और आज तक चेरी के कत्ल की सच्चाई अनसुलझी है। चेरी के माता पिता और बड़े भाई सहित सैकड़ों लोगों ने 4 नवंबर 1966 को क्रेसला मेमोरियल पार्क में चेरी को अंतिम विदाई दी।